महापालिका से लेकर मंत्रालय तक, अपराधों से लेकर राजनीति तक, हर समस्या की रिपोर्ट कार्ड आपके लिए सीधा आपके मोबाइल फोन। आप देख रहे हैं नया सवेरा न्यूज। और सर एक बार फिर से नया सवेरा न्यूज़ में आपका एक बार फिर से स्वागत है। नमस्कार, जय श्री राम। और लोकसभा चुनाव की उम्मीदवारी की भी घोषणा हो चुकी है, लोकसभा चुनाव की भी तैयारी हो चुकी है और यूपी के जौनपुर से कृपा शंकर सिंह जी को उम्मीदवारी दी गई है। किस तरह देखते हैं सर? कृपा भैया मुंबई महाराष्ट्र में उत्तर भारतीयों के अंदर उनका वही स्थान है जो फिल्म इंडस्ट्री में अमिताभ बच्चन का स्थान है। पूरे महाराष्ट्र में उत्तर भारतीय का कोई नेता अगर सही रूप में जाना जाता है तो हमारे आदरणीय भाई कृपा शंकर सिंह जी। उन्होंने काफ़ी सारा समय अपना कांग्रेस में बिताया, महाराष्ट्र के गृह राज्य मंत्री भी रहे। और भैया के एक डायलॉग मुझे बार बार याद आता है कि उत्तर भारतीय बागी हो सकता है, बेईमान नहीं हो सकता। जब उन्होंने कांग्रेस छोड़ा उसके पहले वहाँ पे उन्होंने 370 का जो कांग्रेस निरंतर और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जो निरंतर विरोध कर रहे थे कश्मीर में 370 का, इसके लिए उन्होंने पूरा प्रयास किया। जब वो वहाँ पे अपनी बात मनवाने में विफल रहे तो अंत में उन्होंने निर्णय लिया और कांग्रेस को छोड़कर 2 साल तक उन्होंने जनसंपर्क से जुड़े रहे और बाद में उन्होंने जब मौका मिला, भाजपा ने जब उन्हें स्वीकार किया तब उन्होंने भाजपा का दायित्व लिया। आज वो उत्तर भारतीय मोर्चा महाराष्ट्र प्रदेश के प्रभारी भी हैं और जौनपुर जो उनका गृह राज्य है वहाँ पे उन्हें लोकसभा के लिए भाजपा ने उम्मीदवारी दी है। मुंबई में भी जौनपुर के बहुत अधिक संख्या में लोग रहते हैं, सब लोग उत्साहित हैं और मुंबई में रहने वाले जितने उत्तर भारतीय हैं वो लोग पूरी ताकत से कोशिश करेंगे कि भाजपा वो एक सीट जोड़कर मोदी जी के 400 पार के संकल्प को पूरा करने में अपना योगदान दे। कृपा शंकर सिंह जी की पूरी मतलब जो उनकी राजनीति रही है महाराष्ट्र से जुड़ी है, वो और महाराष्ट्र के पूर्व गृह राज्य मंत्री भी रह चुके हैं। उनकी पूरी राजनीति यहीं से शुरू हुई और यहाँ के क्षेत्रों में उन्होंने अच्छी तरह पूरा काम किया। उनको अचानक से उत्तर प्रदेश के जौनपुर में उम्मीदवारी दी गई। हाँ, उनको बहुत पहले से एक अंदाज़ा तो दे दिया गया था कि या तो उनको उत्तर प्रदेश में जौनपुर में जो उनका गृह राज्य है वहाँ से भाजपा को एक सशक्त उम्मीदवार, एक मझा हुआ उम्मीदवार की जो एक कमी थी वो कृपा भैया के रूप में पूरी हुई है। और जो उनका राजनीतिक अनुभव रहा है, अक्रॉस द पार्टी लाइंस जो उनका एक संपर्क रहा है, उत्तर भारतीयों में जो उनकी एक पैठ रही हुई है, जन कल्याण से जो उनका एक निरंतर सरोकार रहा हुआ है, मुझे ये विश्वास है कि वहाँ की जनता ज़रूर उनको अपना पूरा समर्थन दे के उनको संसद में भेजेगी। जैसा कि आपने बताया कि वो जौनपुर में एक मझा उम्मीदवार चाहिए था जिसको उत्तर प्रदेश से, तो वहाँ के ही स्थानीय पूर्व सांसद धनंजय सिंह जी भी थे, वहाँ पर उनको दी गई। और जिस तरह जब भी इनको उम्मीदवारी वहाँ पर दी गई उसके कुछ दिनों बाद उनको वहाँ पर उनकी गिरफ्तारी भी हुई धनंजय सिंह को। किस तरह से दोनों सहयोग को आप देखते हैं? देखिए, इस मामले में जो कानून ने या कोर्ट ने जो अपना निर्णय लिया है और इसका जो टाइमिंग है जो वो ज़रूर एक अलग संदेश देता है, लेकिन अभी कानून के अंदर या कोर्ट के अंदर हम क्या कह सकते हैं। और कहीं ना कहीं इसको देखा जा रहा है कि धनंजय सिंह के ऊपर कहीं भाजपा कहीं गणित दिखाई दे रही है। नहीं, ऐसा तो कुछ मुझे नहीं लगता है। भाजपा अपने पार्टी में कौन से क्षेत्र से किसे उम्मीदवारी देना चाहती है, देती है, ये भाजपा का अपना निर्णय है। और जितने भी नेता हैं वो लोग अपने क्षेत्र में किस तरीके से अपना ज़मीन तैयार करते हैं,
और कौन सी पार्टी से कैसे वो जुड़ के अपना लोक कल्याण का काम करते हैं, वो सबका अपना अपना फ्रीडम है। और धनंजय सिंह वहाँ के स्थानीय पूर्व सांसद रह चुके हैं और कृपा शंकर सिंह जी अभी वहाँ उम्मीदवारी लड़ रहे हैं लोकसभा की, और अभी उनको जिस तरह की उनके जेल की गिरफ्तारी हुई तो कहीं ना कहीं वहाँ की जनता के अंदर कहीं ना कहीं असंतुष्टता, उसकी कहाँ तक असर पड़ेगा इनके उम्मीदवारी में? मेरे ख्याल से तो सहकार्य ही होना चाहिए, सहयोग ही मिलना चाहिए पूरे समाज का। आज हमारा लक्ष्य 400 पार, जो मोदी जी ने और योगी जी की जो डबल इंजन की सरकार है उत्तर प्रदेश में, जो 80 सीट है, 80 में से पूरा 80 सीट भाजपा के झोली में डालकर 400 पार का लक्ष्य पूरा करना है। यही एक मेव लक्ष्य के लिए हम सब काम कर रहे हैं। तो कृपा शंकर सिंह के लिए वहाँ एक चुनौतीपूर्ण होगा उस चीज़ को लेकर? हर चुनाव चुनौती रहती है, हर चुनाव क्षेत्र चुनौतीपूर्ण रहता है, और भाजपा जानी जाती है अपना पूरा समर्पित करने के लिए। भाजपा का एक एक कार्यकर्ता, एक एक नेता, जो लक्ष्य हमारा पार्टी, हमारे नेता तय करते हैं, उसके लिए हम लोग दिन रात एक करते हैं और उस लक्ष्य की पूर्ति के लिए पूरा काम करते हैं। तो महाराष्ट्र की भी अभी यादी आने बाकी है जिस तरह से उम्मीदवारी की, तो क्या उसके अंदर कोई उत्तर भारतीय चेहरा मिलने की आगे क्या आशंका है? उम्मीद है, मिलना चाहिए, लेकिन हम लोग प्रांतवाद या भाषावाद में न फंसते हुए अधिक से अधिक कितने हम संसद में पहुंचा सकते हैं, यही एक मेरा लक्ष्य है। जो भी जीता हुआ उम्मीदवार है, फिर वो कौन से प्रांत का है, कौन सी भाषा का है, इससे ज़्यादा ज़रूरी है कि वो भारत माता की सेवा करना चाहता है, भारतीयों की सेवा करना चाहता है, और इतना काफ़ी है। अभी सर, जैसा कि आखिरी सवाल है, जैसा कि अभी दिल्ली में 2 दिन पहले घटना घटी है कि वहाँ के पुलिस वालों ने रास्ते पर नमाज पढ़ते हुए और पुलिस वालों ने उनको जिस तरह से लात मारा हुआ है, उनको उठाया गया। इस घटना को आप कहाँ तक देखते हैं, किस तरह मानते हैं? चीज़ गलत है, लात मार के उठाने की नौबत ही नहीं आनी चाहिए। वहाँ पे सड़क जिस काम के लिए है, और जो एक कोई भी धार्मिक विधा के लिए जो एक शुद्धता चाहिए किसी को भी, सड़क पे बैठ के मुझे नहीं लगता है कि वो एक पाक जगह है अपने आराध्य को याद करने के लिए। तो ये नौबत तो नहीं आनी चाहिए। और मेरे अगर पूजा पाठ से या मेरे अपने भक्ति से अगर राहगीरों को या एम्बुलेंस को जाने आने में कोई तकलीफ हो रही है, तो इसका भारत के नागरिक होने के नाते हर नागरिक का कर्तव्य है कि वो किसी भी सरकारी दायित्व के, सरकारी जवाबदारी के निर्वाह में अगर किसी सरकारी अधिकारी के बीच काम के अंदर रोड़ा बनते हैं, तो ये तो कानून से गलत है। तुरंत पुलिस अधिकारी को निलंबन कर दिया गया उस चीज़ को लेकर, उसको कहाँ तक आप सही मानते, कहाँ तक आप सहमत हैं? एक चीज़ तो मैं देख रहा हूँ कि पिछले 10 साल में मोदी जी ने जिस तरीके से भारत को एक विश्व गुरु बनाने के लिए जो एक मार्ग प्रशस्त किया है, इसमें जो भारत के विरोधी लोग हैं, वो लोगों ने मोबोक्रेसी लेके आ रहे हैं, भीड़ तंत्र ला रहे हैं। लोकतंत्र की जगह पे वो भीड़ तंत्र से अपनी बात मनवा रहे हैं। किसानों का 3 जो कानून आया था वो ले लीजिए, या कोई भी चीज़ CCA जो आ रहा था, जितना भी कानून, जब वो लोकतंत्र के माध्यम से नहीं विरोध कर पा रहे, नहीं रोक पा रहे हैं मोदी जी को, तो वो ये मोबोक्रेसी, भीड़ तंत्र के माध्यम से सरकार को मजबूर करना चाहते हैं और एक तरीके से अराजकता फैलाना चाहते हैं। और ये इसका मैं खंडन करता हूँ, इसका जमकर विरोध करता हूँ। कहीं ना कहीं इसको एक धार्मिक द्वेष की तरह देखने की, मतलब उसको धार्मिक द्वेष की तरह बढ़ावा देने की कोशिश देखी। हाँ, इसको धार्मिक एंगल दिया जाता है, इसको धार्मिक एंगल दे के लोगों को उत्तेजित किया जाता है, अधिकारियों को दंडित करने का एक माध्यम बनाया जाता है। अब संदेश खाली में क्या हुआ? संदेश खाली में भी एक धर्म के लोगों को और छोटे हमारे आदिवासी, हमारे दलित, हमारे शोषित, हमारे पीड़ित नागरिकों के, महिलाओं के ऊपर जो अत्याचार हुआ, यही कानून वहाँ पे कहाँ क्या कर रहा था? कितना अत्याचार उन महिलाओं पे हुआ और निरंतर होते जा रहा है, लेकिन वहाँ पे भी ईडी के लोग गए थे और वो जो शेख है
उसको गिरफ्तार करने के लिए गए थे, तो वहाँ पे भी यही भीड़ तंत्र ने ही रोका और अधिकारियों के ऊपर हमला कर दिया। तो सरकार कानून कायदा सब अपना काम करेगा, उसको समय लगता है, लेकिन सच्चाई का विजय होता ही है अंत में। अभी जिस तरह बंगाल में जो घटना हुई थी एक हिंदू महिला के साथ अत्याचार को लेकर, तो उस समय थोड़ा सा समाज, सनातन हिंदू समाज शांत, और वही घटना भी जो जिस तरह मुस्लिम समाज के ऊपर आई है तो वो काफ़ी आक्रामक दिखा। तो क्या ऐसा नहीं लगता कहीं ना कहीं हिंदुओं के अंदर कुछ संवेदनशील या फिर किसी चीज़ पे कमी दिख पड़ रही है? हिंदू समाज संवेदनशील तो है, ये उनका मूलभूत स्वभाव है, लेकिन कानून जो संवैधानिक पद पे हैं वो लोग इसको कैसे नज़रअंदाज करें। मानवता नाम की कोई चीज़ है कि नहीं है? आप अपने वोट बैंक की तुष्टिकरण के लिए किस हद तक जाएंगे? महिलाओं के आबरू से खेलेंगे आप? और इतना जाहिर होने के बावजूद आप भीड़ तंत्र के माध्यम से न तो उधर ह्यूमन राइट्स वालों को जाने दे रहे हैं, न तो उधर वुमन राइट्स वालों को वहाँ पे प्रवेश दे रहे हैं। कोई न कोई बहाना करके जो वहाँ पे शोषित लोग हैं उनको न्याय दिलाने के रास्ते में रोड़ा बनने का प्रयास कर रहे हैं। ममता बनर्जी मुख्यमंत्री बंगाल महिला होने के बावजूद उन्होंने जिस स्वभाव का, जिस चारित्र का परिचय दिया है, ये कभी भी समाज स्वीकार नहीं करेगा। बंगाल एक सुसंस्कृत और सभ्य समाज का प्रदेश रहा हुआ है। लोकसभा की जिस तरह तैयारी चल रही है उसमें आप उत्तर भारतीय मोर्चा के महाराष्ट्र प्रदेश उपाध्यक्ष हैं, किस तरह की पूरी भूमिका रहेगी, किस तरह की तैयारियां चल रही? उत्तर भारतीय मोर्चा हमारे अध्यक्ष डॉक्टर संजय पांडे जी और प्रभारी हमारे कृपाशंकर सिंह जी, इन लोगों के मार्गदर्शन में हम लोग निरंतर जो भी पार्टी हमको दायित्व दे रही है, मंडल से लेके, बूथ से लेके, जिला से लेके, प्रदेश से लेके, राष्ट्र से लेके, जहाँ भी जो जिम्मेदारी जिसको भी दी जा रही है, जिस भी भूमिका में दी जा रही है, उसके लिए हम लोग निरंतर, मोदी जी ने कहा है कि आने वाले जो 100 दिन हैं उसके लिए हम लोगों को रोज़ 10-12 घंटा पूरी तरीके से जनता के बीच में रह के हमारे पार्टी के विचारों को पहुंचाना है। और जितने भी लाभार्थी हैं, जितने भी प्रमुख नागरिक हैं, जितने भी युवा हैं, जितनी भी महिलाएं हैं, उनके बीच में पहुंचकर जितनी भी सरकारी योजनाएं हैं इनका लाभ उनके पास पहुंचता है नहीं पहुंचता उसको सुनिश्चित करके उनको याद दिलाकर, और उनको फिर से ये जो केंद्र सरकार मोदी जी के नेतृत्व में जितने भी लाभ डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के माध्यम से कर रही है, इसको अगर निरंतरता इसकी कायम रखनी है तो मोदी जी को एक मजबूत सरकार बनाने के लिए हर नागरिक का एक दायित्व है, हर लाभार्थी का एक दायित्व है कि अपना एक बहुमूल्य वोट देकर वो मोदी जी के प्रति अपना समर्पण प्रदर्शित करें। और भी मुद्दों के लिए फिर से आप मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री राम।